Good morning. Good morning, all. Good morning, everyone. Avishi, Afrin, Kailash, Vaishnavi, Harshita, Anjali, Anjali, Divya. गुड मॉर्निंग भाई, आ जाओ सब लोग. हिमांशु, कैलाश. ठीक हूँ कैलाश, मैं दुआ है तुम लोगों की. जी रहा हूँ मैं. हेलो. गुड मॉर्निंग स्वप्ना. गुड मॉर्निंग ऑल. चलो आ जाओ, फटाफट शुरू करते हैं खेल. जल्दी से आ जाए. जल्दी से ज्वाइन करें, शुरू करते हैं. यस योगेश. गुड मॉर्निंग दीपक. गुड मॉर्निंग मोहम्मद. चले शुरू करें खेल. हाँ यश, सफिशिएंट है. आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है. जल्दी 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 से ज्वाइन करें. मच्छर हो रहे हैं इसमें तो. गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए, फटाफट से शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग अस्मिता. गुड मॉर्निंग स्वतंत्रता सिंह यादव, आफरीन, स्वाति, यश. चले शुरू करते हैं. बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी और वर्क के बारे में, और एनर्जी वर्क के बारे में हम लोग सारी बातें कर चुके हैं. मैं आपको याद दिलाता हूँ. पहले तो मैंने आपको बोला था वर्क दो टाइप का रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक्सटर्नल वर्क. दोनों को यूज करना, दोनों के फॉर्मूला मैनेज करना, दोनों पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं. तो जो स्पेशल बात नोटिस करने की थी वो ये थी कि जब भी हमसे कोई क्वेश्चन कहा जाएगा, जब भी हमसे कहा जाएगा वर्क बताइए, कुछ मेंशन नहीं होता, हम हमेशा कौन सा वर्क बताएंगे? हम हमेशा एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी मैनेज करना बता दिया था. इसके अलावा मैंने आपको बताया था जब जब आपको लगे कि पार्टिकल इधर गया उधर गया, सारी कहानी सुनाने के बाद अगर आपको लगे उस पूरे सीन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क नहीं था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, जो भी चार्जेस का मूवमेंट हो रहा था वो केवल और केवल उनके इलेक्ट्रिक फोर्स या इंटरनल फोर्स की वजह से हो रहा था, तो अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम पर आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं. मतलब के प्लस यू दैट विल बी कांस्टेंट. इस प्रोफाइल इक्वेशन में हम लोग काफी सारे कर चुके हैं, तो वो भी आपने सीख लिया है. ये सब करने के बाद अब इस चैप्टर के अंदर एक ही बड़ा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके अलावा दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं. बड़ा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल. स्टार्ट करता हूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. आइए. इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ यश? चलिए, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर के वास्तव में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है ये देखिए. माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेशन 2L. यस बच्चों, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल. शब्दों में ध्यान दीजिए. इलेक्ट्रिक पोल्स का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक पोल का मतलब चार्ज. एंड यू नो इलेक्ट्रिक पोल यानी कि चार्ज दो टाइप का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव. जरा देखिए
इस अरेंजमेंट के अंदर ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसके अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो इसके अंदर नेगेटिव पोल भी है और पॉजिटिव पोल भी है, यानी दोनों टाइप के पोल हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इट इज अ सिस्टम जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो चार्ज आपस में स्मॉल सेपरेशन पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। यानी अगर डिफाइन करना चाहो तो क्या हो जाएगा कि सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर चार्जेस एट स्मॉल सेपरेशन, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर चार्जेस एट स्मॉल सेपरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ध्यान दें मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है। ये देखिए इधर अगर ये -3 है तो ये +3 ही होना चाहिए, अगर ये -5 है तो ये +5 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर ये -3 है और ये +4 है तो हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम नहीं दे पाएंगे। मेक श्योर डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, प्लस एंड माइनस एंड दोनों का मैग्नीट्यूड कंपलसरी सेम होगा, तब जाके मैं उसको डाइपोल बोल पाऊंगा, वरना नहीं बोल पाऊंगा। ठीक बात है। और आप देख सकते हैं मैंने Q1 और Q2 लिया भी नहीं, मैंने क्या लिया, यहाँ भी Q लिया और यहाँ भी Q लिया है। सो मेक श्योर मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। क्लियर है सबको? चलिए अब और देखिए, आवाज आ रही है ना सब लोगों को, क्लियर है सब लोगों को? अंशु आवाज नहीं आ रही है, क्यों भाई? आवाज आ रही है सबको, दिख रहा है, एवरीथिंग ऑल इज वेल? वेरी गुड, सबको दिख रहा है अंशु? अपना कनेक्शन चेक करें प्लीज। चलिए ये हो गया डाइपोल का बेसिक। इसमें आप देख रहे हैं मैंने बोला कि डाइपोल दोनों माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में क्या होना चाहिए, स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए, और उस स्मॉल सेपरेशन को मैंने किससे डिनोट किया हुआ है, 2L से डिनोट किया हुआ है। ध्यान दीजिए अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम बात करें, बोले प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं आपके एटॉमिक लेवल पे, आपके क्रिस्टल लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे। अगर आप बात करें इनके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल मॉलिक्यूल एंड क्रिस्टल लेवल पे होते हैं। कैसे हो जरा सोच के देखिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, अगर आप पढ़ते हैं जैसे मान लीजिए HCl होता है आपका, HCl में आप जानते हैं ना क्या होता है, H प्लस एंड Cl माइनस। तो H प्लस और Cl माइनस, H प्लस पे कितना चार्ज है, प्लस ही, और Cl माइनस पे कितना चार्ज है, माइनस ही। एंड यू नो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है ना, एंगस्ट्रॉम वगैरह लेवल की होती है। तो वही बात हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पर होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स और आपके क्रिस्टल चीजें होती हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल बनते हैं। क्लियर है? इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में सेपरेशन कितना होता है, बड़ा सेपरेशन है, स्मॉल सेपरेशन, स्मॉल सेपरेशन होता है। ठीक है, मतलब 12 फिक्स नहीं है सर, 12 को हमने सिर्फ, हाँ 12 फिक्स नहीं है, हमने उसको एक स्टैंडर्ड एक नोटेशन दिया, एक उसको एक सिंबल दिया है कि हम इसकी डिस्टेंस को 12 से दिखा रहे हैं। आइए नोटिस करिए आप लोग, ये जो 12 है, ध्यान दीजिए डायपोल की लेंथ को मैंने क्या दिखाया, 12 दिखाया हुआ है। ध्यान दिए दिमाग में आ सकता है बोले साहब एल क्यों नहीं दिखाया हुआ। अभी आप देखेंगे जब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, कई जगह में डायपोल की आधी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, डायपोल की हाफ लेंथ की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 12 ले रहा हूँ तो हाफ लेंथ के नाम पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। मेरे फॉर्मूला आसान इजी दिखेंगे। अगर मैं यहाँ डायपोल की लेंथ एल लेके चलूंगा तो हाफ लेंथ के नाम पे मुझे L/2 लेना पड़ेगा, तो मेरे फॉर्मूला थोड़े से मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे। तो थोड़ा सा इजी रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए, बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, जानबूझ करके डायपोल की लेंथ को 12 लेकर के चल रहे हैं। क्लियर है सब लोगों को? हाँ शिवम, मैंने अभी बोला था कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो उसको डायपोल नहीं बोलेंगे। अभी मैंने बोला होगा ना बच्चों। शिवम पढ़ाई के मूड में आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसको हम ध्यान दें, 12 जो लेंथ है इसको भी हम लेंथ नहीं बोलते, लेंथ वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, लेंथ वेक्टर। जी हाँ, लेंथ वेक्टर। और अगर ये वेक्टर तो इसकी कोई ना कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन होगी। ध्यान दीजिए इसकी डायरेक्शन होती है -Q2 + Q, स्टैंडर्ड है। डाइपोल के अंदर जो लेंथ वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या ली जाती है, -Q से +Q। देखो यार, चीजों को डिफाइन करने के लिए, चीजों को प्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। जैसे आपको पता है ना, एरिया वेक्टर कैसा लेते थे आप लोग, सरफेस से नॉर्मल, उसी प्रकार से डाइपोल में लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम -Q2 + Q, ये रहेगा। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक। ठीक है, ये बेसिक जानकारी हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। बच्चों इस डाइपोल के बारे में मुझे आपसे एक नहीं बल्कि चार बात करनी है, 4 पॉइंट्स में मुझे बात करनी है। कौन कौन से 4 पॉइंट्स? पहला पॉइंट रहेगा इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल कैसे रहेंगे। दूसरा, ये डाइपोल अपने आसपास, ये देखिए मैं लिख के बताता हूँ। पहला डिस्कस करेंगे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पी। डाइपोल मोमेंट को मैं पी से शो करूंगा, पी कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे।
उसके न्यूमेरिकल्स कैसे मैनेज करने उसके बारे में हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। दूसरा पॉइंट होगा कि डाइपोल अपने आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला, उनके न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा पॉइंट होगा डाइपोल अपने आसपास कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो डाइपोल का पोटेंशियल क्या होगा, कैसे होगा, उसको बात करेंगे। चौथा पॉइंट होगा कि अगर हम डाइपोल को दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, देखिए अगर हम डाइपोल को दूसरे के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वहां डाइपोल पर कितना फोर्स या टॉर्क लगेगा, डाइपोल का मोमेंट क्या होगा, डाइपोल का बिहेवियर क्या होगा, वो सब डिस्कस करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें इस डाइपोल के बारे में एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग पॉइंट्स पे बात करनी है, वो अब मैं सिस्टमेटिक शुरू करने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहली बात हम करना चाहेंगे, पहला पॉइंट क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। हमारा जो डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में। बुक्स में और सब जगह डाइपोल मोमेंट को पी से दिखाते हैं और ये वेक्टर तो मैं इसको लिख रहा हूँ पी वेक्टर, ठीक बात है। डाइपोल मोमेंट दैट इज सिंपली, अगर हम वैल्यू की बात करें पी, दैट इज सिंपली चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। मेरे हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, चार्ज इनटू 2l। और आप देखिए दोनों चार्ज का एडिशन नहीं लेना है, दोनों चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, उनका एडिशन तो 0 हो जाएगा। सो मेक श्योर दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लीजिए। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज यानी q इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल 2l, ये हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूंगा तो q इंटू 2l वेक्टर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। समझ लीजिए ये हो गया अपने पास क्या, डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक बात है। चलिए आर्या क्या दिक्कत है बताएं, बोलिए आर्या जल्दी से, आर्या जल्दी बोलो क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो बेटे क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चलिए। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट के बारे में। चलिए एक बात तो फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मूला से डाइपोल मोमेंट कैसा दिख रहा है आपको, वेक्टर की स्केलर वेक्टर, क्योंकि आप देख रहे हैं 12 12 अपने आप में वेक्टर है, तो फिर ऑब्वियसली पी भी क्या होना पड़ेगा, वेक्टर होना पड़ेगा, तो वेक्टर है और वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। 12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो पी वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। स्टैंडर्ड हो गया है, रट सकते हैं, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किस तरफ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, ठीक बात है। यूनिट, अगर आप ध्यान दें जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बाय द वे मैंने कहा कि भैया डाइपोल है, जरा इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लाइए, तो आप क्या करने वाले हैं, यूनिट चाहिए होगी आपको, यूनिट। आप देख रहे हैं यहाँ से यूनिट क्या दिख रही है हमें, तो कूलम इंटू मीटर दिख रही होगी ना, सिंपल फॉर्मुलास दिख रही है, कूलम इंटू मीटर, वेरी गुड श्रेया प्रशांत, वेरी गुड। कूलम इंटू मीटर दिख रही है, ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल यूनिट भी होती है, डी बाय, 1 डी बाय, डी बाय को कैपिटल डी से लिखते हैं, दैट इज 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। जी हाँ, आप कूलम इंटू मीटर में आंसर दे देंगे, लेकिन कई बार हो सकता है ऑप्शन में आंसर डी बाय में हो। जी हाँ, डी बी वाई ई, डी बाय, और 1 डी बाय का फिगर आपको याद करना पड़ेगा, 1 डी बाय इज 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर, ये रहेगा। क्लियर है, तो ये था डाइपोल मोमेंट की इंफॉर्मेशन। कंफर्टेबल, ये थी इंफॉर्मेशन। अब कार्यक्रम शुरू करते हैं, बोले तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे हमें मैनेजमेंट करना है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। कंफर्टेबल है बच्चे, जल्दी से यस नो करिए, सब लोग पढ़ने के मूड में आ जाए फटाफट से। शुरू करते हैं कार्यक्रम, चलिए फाइनल करते हैं। क्या कैसी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सिंपली चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और काम किस में होगा, अक्सर कूलम इनटू मीटर या डी बाय में काम हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, यार कभी कभी क्या होगा, मेरे क्वेश्चन में एक डाइपोल के बजाय 2 3 4 5 डाइपोल भी तो हो सकते हैं, तो अगर 2 3 4 5 डाइपोल हमारे पास रहेंगे तो फिर क्या होगा, अगर मुझे नेट डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो मैं जितने भी डाइपोल है सबसे पहले अपने अपने डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर डायग्राम बना लूंगा। 2 डाइपोल तो 2 वेक्टर, 3 डाइपोल तो 3 वेक्टर, और 10 डाइपोल तो 10 वेक्टर। सारे वेक्टर जब आ जाएंगे तो उनका वेक्टर एडिशन करके मैं क्या ला सकता हूँ, नेट डाइपोल मोमेंट भी हम लोग ला सकते हैं। क्लियर, चलिए अभी आपने समझ लिया है तो खेल शुरू किया जाए। ये देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे कहा जा रहा है ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, यहाँ पर -2q चार्ज है, यहाँ पर ये +q चार्ज है, और यहाँ पर ये +q चार्ज है, ठीक है। दिस गैप इज d एंड दिस गैप इज आल्सो d, और ये सब देकर के मुझे पूछ रहे हैं कि पी नेट का मतलब क्या हो गया, कि नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अब सबसे पहले आप नोटिस करिए कि अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है डाइपोल ही कहाँ है, यस डाइपोल कैसे कैसे लगेगा बच्चे को, ये देखिए ये -2q जो है वो +q के साथ डाइपोल नहीं बनाएगा, -2q का +q के साथ डाइपोल नहीं बनेगा, कारण
डायपोल में दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम होना चाहिए था, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो डायपोल नहीं बनेगा। इस माइनस क्यू का इस प्लस क्यू के साथ भी डायपोल नहीं बनेगा। क्लियर? तो हम क्या करें, हमें चीजों को इस तरह से मैनेज करना है कि हम डायपोल बना पाए। कैसे मैनेज करना, ये देखिए, इस माइनस टू को माइनस टू देखना बंद करें, इसको दो अलग अलग माइनस क्यू देखना शुरू कर दें। यस, इस माइनस टू को क्या देखना शुरू किया, यहाँ पर मैंने दो अलग अलग माइनस क्यू मान लिए, और अगर दो अलग अलग माइनस क्यू मान लिए तो अब देखिए क्या हो गया, इस माइनस क्यू का इस प्लस क्यू के साथ डायपोल बन जाएगा, और इस वाले माइनस क्यू का इस प्लस क्यू के साथ डायपोल बन जाएगा। तो बोलिए, कहा तो मुझे लग रहा था इसमें एक भी डायपोल नहीं हो रहा, अब क्या दिख रहा है, एक डायपोल की दो डायपोल, दो डायपोल। तो अब आ जाइए, खुद देखिए, ये जो डायपोल है ये डायपोल, इसका लेंथ, इसका डायपोल मोमेंट कितना, इसका डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। यानी कि अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाता हूं तो इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ हो जाएगा। यस, वैल्यू कितनी होगी, बोलिए, क्यू इंटू डी या टू डी, इसकी वैल्यू बोलिए, क्यू इंटू डी या टू डी, डी। और मेरा को तो ये कहना है कि आप एल और ट्वेल्व के चक्कर में मत पड़ना, आप तो ध्यान में रखना चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ को अगर मैं एल दिखाऊंगा तो एल ले लेना, ट्वेल्व दिखाऊंगा तो ट्वेल्व ले लेना, ना तो एल याद करना है ना ट्वेल्व याद करना है। डायपोल मोमेंट इज चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डायपोल, ये हो गया। इस तरह से ये वाला कहाँ कौन तरफ हो जाएगा, ये वाला इस तरफ हो जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये भी कितना हो जाएगा, क्यूडी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं दोनों 90 पर है, तो ऑब्वियसली पी नेट दैट विल बी रूट टू ऑफ क्यूडी, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो आप समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन में दो डायपोल थे, हम लोगों ने दोनों का अपना अपना डायपोल मोमेंट का वेक्टर डायग्राम बनाया, और वेक्टर डायग्राम बनाने के बाद मैंने देखा दोनों वेक्टर बराबर है, 90 डिग्री है, यू नो, रूट टू टाइम्स ऑफ क्यूडी, ये आंसर आ जाएगा। अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन के अंदर ये दोनों 60 पे होते, फॉर एग्जाम्पल मामला ये होता, तो फिर कितना आंसर हो जाता, रूट टू क्यूडी या रूट थ्री क्यूडी। अगर दोनों पर 60 एंगल होता तो क्या हो जाता बच्चे, शिवम, वेरी गुड, रूट थ्री आंसर हो जाता। कर सकते हैं ना हम लोग ये सब, वेरी गुड। आइए आगे बढ़े जवान, अगला क्वेश्चन। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, वही अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी होता है, ठीक है। अब ये सब देने के बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ओके, ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये 30 डिग्री एंगल है ये भी, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और यहाँ सेंटर पर माइनस का 3 क्यू चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पर माइनस का 3, और हाँ ये सब डिस्टेंस बराबर है, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम विजुलाइज हो रहा है, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर क्या है, ओरिजिन के ऊपर क्या है, ओरिजिन के ऊपर माइनस का 3 क्यू चार्ज रखा हुआ है, और तीन जगह प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखा हुआ है, और डिस्टेंस डी दिख रही है। हमसे पूछा नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि अकेले माइनस थ्री क्यू का, अकेले माइनस थ्री क्यू का किसी भी प्लस क्यू के साथ डायपोल नहीं बनेगा। तो आई थिंक अकेले माइनस क्यू का हम क्या तीन अलग अलग माइनस क्यू समझ लें, यस, तीन अलग अलग माइनस क्यू समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे मामला, वेरी गुड। एक क्यूडी इस तरफ हो जाएगा, एक क्यूडी इस तरफ हो जाएगा, और एक क्यूडी इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ कहां पर, क्यूडी। और क्या आप देख रहे हैं ये एंगल 120 होने वाला है, यस, इस तरह से एक क्यूडी का हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो मामला सारा समझ में आ ही गया होगा आपको कि क्या लफड़ा होने वाला है, यस। मैंने आपको शुरुआत में एक बार बताया था थ्योरम बताते टाइम, यस। यहाँ पर तीन डाइपोल है, तीनों क्यूडी क्यूडी क्यूडी, और तीनों 120, याद है आपको, एन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल एंगल, तो वहां सोल्व नहीं करना होता है, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। यानी इस डायग्राम का डायपोल मोमेंट कितना हो रहा है मेरे पास, जीरो है। आया समझ में भाई लोग, समझ में आया है क्या, देखा कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ डायपोल्स को नोटिस करना है कि किसका किसका डायपोल बन रहा है, और जो डायपोल्स दिख रहे हैं, जो डिस्टेंसेस दिख रही हैं, उनको यूज करके माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तरफ डायरेक्शन लेते हुए डायपोल मोमेंट बना दीजिए, और उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्यय जीरो क्यों हुआ है, प्रत्यय मैंने अभी फिर बोला था, ध्यान दो बेटे यार, तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच में आपस में 120 120 120 होता है, उनका वेक्टर एडिशन कितना होता है भाई, जीरो होता है ना। प्रत्यय, प्रत्यय रिप्लाई करें जल्दी से, फिर अभी मैंने बोला भी था, आप बहुत ध्यान दिया करो। चले, हाँ बोलिए खुशी, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलिए, खुशी बोलिए क्या प्रॉब्लम है बेटे।
पोल करवाने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे शायद यार, है क्या पोल कराने का ऑप्शन? पोल कराने का ऑप्शन है क्या इस पे? मुझे भी नहीं पता है। कहाँ से कराते हैं? किधर है पोल कराने का ऑप्शन? चलो पूछ के बताऊंगा मैं कहाँ से कराते हैं। चलिए, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो भाई। चलिए अगला सवाल पकड़ते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज, सब लोग ध्यान दें, बोल बोल होते रहेंगे, सवाल पे ध्यान दें। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया वापस से। यस। अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि प्लस का 3q चार्ज है, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस का माइनस का 2q चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस का 2q चार्ज है, और यहाँ पर मान लेते हैं प्लस का q चार्ज है। ठीक है, ये इस तरह के चार्जेस रखे हैं, सारे डिस्टेंस डी पकड़ लीजिए, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है, और ये भी डी है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्लीज सुने अच्छे से। अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, वही अपना एक्स एक्सिस ये है और अपना वाई एक्सिस ये हो गया। नाउ ओरिजिन से डी डी डिस्टेंस पे क्या हो गया, चार चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस का 3q, प्लस का q, माइनस का 2q और माइनस का 2q। अगेन मुझसे पूछा जा रहा है कि नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। अब आइए इस डायग्राम में थोड़ी सी आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप नोटिस करिए, यहाँ पे डायपोल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए ना, तो पहले डायपोल को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं अंजलि, गलत आंसर है, सुने सुने सीखे अच्छे से। डायपोल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे? अब समझिए आप, इस प्लस थ्री क्यू को मैं क्या समझ रहा हूँ, देखिए जरा, इस प्लस थ्री क्यू में क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्लस टू क्यू और क्या माइनस क्यू, बोलिए, क्या मैं प्लस थ्री क्यू क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 2q और माइनस का क्यू, अल्टीमेटली 3q है। अब आ जाओ, अब अपना काम बन जाएगा कैसे, नोटिस करिए, इस -2q का क्या इस +2q के साथ चल रहा है, इसी तरह से इस वाले -2q का क्या इस +2q के साथ चल जाएगा। इसी प्रकार से जो माइनस क्यू बचेगा, इसका किसके साथ चल रहा है, इस माइनस क्यू का किसके साथ चल रहा है, इसका नीचे वाले प्लस क्यू के साथ चल रहा है। यस, तो बोलिए अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, एक डायपोल या तीन डायपोल हो गए हैं। एक तो हो गया -2q +2q में, दूसरा भी -2q और +2q में, और एक क्या हो गया है, -q और +q में। अब बस हमें क्या कर देना है, अब इनका हिसाब करना है। अब आ जाओ हिसाब कर लेते हैं। यस, यहाँ पे आइए, यहाँ पे बनाए तो अलग से डायग्राम, यहाँ पे आइए। यस, वेक्टर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, जीरो भी नहीं होगा, सुनो बे, सुनो। हाँ जी, सबसे पहले जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इस डायपोल के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2d। आप देख रहे हैं ये d है और ये d है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2d। और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ। आई थिंक इस डायपोल का मोमेंट इस तरफ जाएगा कितना, यस दिस विल बी 2q इंटू क्या √2d, ये इसका हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए दूसरा डायपोल कौन सा, ये वाला, इसका क्या होगा, -q से +q की तरफ, और इसके लिए भी डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस ऑफ डायपोल कितनी हो रही है, √2d हो रही है। यस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से 2q, और ये हो गया आपका √2d, ये हो गया क्लियर। अब आइए, यस, ये जो डाइपोल है ये वाला -q से +q, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी, और -q और +q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d या 2d। हाँ शाबाश, d या 2d डिस्टेंस है, तो 2d डिस्टेंस तो इसको नीचे की तरफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, q इंटू 2d, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने आपका वेक्टर डायग्राम बना दिया, कॉमन सेंस से आप जानते होंगे ये एंगल कितना आने वाला है, 90 डिग्री आने वाला है। क्लियर है। अब आ जाओ खेल लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री आ गया तो आप समझिए कि अब नेट डायग्राम, अगला डायग्राम क्या हो जाएगा, इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ √2 QD, सॉरी 2 √2 QD, 2 √2 QD। और नीचे की तरफ अपना कितना चले जा रहा है, वो कितना चल रहा है, 2 QD चल रहा है। तो आप देखिए ऊपर क्या हो रहा है, एक तरह से ये कितना हो गया, एक तरह से 4 QD हो रहा है। तो आइए फाइनल कर लें। फाइनली ऊपर की तरफ कितना है, 4 QD, और नीचे की तरफ कितना है, 2 QD। तो बोलिए अल्टीमेटली ऊपर की तरफ कितना बचा, नेट, नेट आंसर क्या हो जाएगा, क्या ऊपर की तरफ 2 QD बच रहा है। यस, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, ये हो गया। तो ऊपर की तरफ 2 QD बच रहा है, तो बोलिए पी नेट क्या लिखा जाए, वेक्टर में लिखना है मुझे 2 QD, और ऊपर की तरफ कौन है, वाई एक्सिस, तो क्या लगा दें, क्या जे कैप लगा दें इसके साथ। यस, आंसर इज 2 QD जे कैप, ये आंसर हो जाएगा। वेरी गुड।
मोहम्मद सर 3q से 2q तो समझ में, और -q कैसे आएगा? अरे दादा 3q को मैंने थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, तुम इधर देखो भाई साहब, 3q को मैंने 3 टुकड़े किए हैं। एक किया है प्लस का 2q, एक किया है प्लस का 2q, और एक किया है मैंने माइनस का q। बोलिए, प्लस 2q और माइनस q को जोड़ेंगे तो क्या 3q आ जाएगा ना मोहम्मद? आया समझ में? ठीक है। हाँ जी, सृष्टि बोलिए सर ऊपर 2qd कैसे? ऊपर 2qd कैसे आएगा बेटे? ये है, इस वाले डायग्राम पे आइए, इसमें देखिए, यहाँ पे जहाँ मेरा डॉट है इस तरफ देखिए, ऊपर की तरफ कितना है 4qd, और नीचे की तरफ कितना है 2qd। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डिफरेंस करोगे तो नेट कहाँ बचेगा? ऊपर की तरफ 2qd बचेगा ना। हाँ, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मैडम, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों, हाँ बिल्कुल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों ये था किसके बारे में? डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैं डाइपोल मोमेंट की बात क्लोज करता हूँ, अब बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है डाइपोल मोमेंट के बारे में। चलिए तो वापस से कनेक्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डाइपोल के बारे में पढ़ाऊंगा आज। डाइपोल के बारे में मुझे आपसे 4 बात करनी है। 4 बात में एक बात खत्म हो चुकी है, कौन सी? डाइपोल मोमेंट। अगर हमारे क्वेश्चन में एक डाइपोल होगा तो उसका आंसर मैनेज कर लेंगे, अगर 2 3 4 5 डाइपोल होंगे तो सभी के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर डायग्राम बनाएंगे और उसका वेक्टर सम करके आंसर लाएंगे, जैसे कि भी हमने क्वेश्चन किए हुए। कंफर्टेबल? बढ़े आगे भाई लोग, बढ़े आगे। चलिए, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। चलिए दूसरा बात करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग पढ़े जा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ के आ रहे हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज सिस्टम होता है, वो अपने आसपास माहौल बनाता है। माहौल बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मेरे ख्याल से अपना जो डाइपोल है वो भी तो क्या है? चार्ज पार्टिकल है, चार्ज सिस्टम है। तो उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल है, वो भी चार्ज सिस्टम है, तो वो भी अपने आसपास सब जगह माहौल बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, माहौल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो आप नोटिस करिए कि जो डाइपोल हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह बात करेंगे। हाँ योगेश, 3 जगह बात करेंगे। ये देखिए डाइपोल है मान लीजिए, तो ये तो हो गया इसका एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में कहाँ कितना माहौल बनेगा वो डिस्कस करेंगे। ये कहलाएगा इसका इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल पोजीशन। और तीसरा रहेगा जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन मतलब जो ना तो एक्सियल होगा ना इक्वेटोरियल होगा, उसको क्या बोलना है? जनरल पोजीशन। तीनों के ही क्वेश्चन आपके स्कोप में है, तो मैं पहले तीनों के फॉर्मूला आपको बताऊंगा। सारे फॉर्मूला सीखने के बाद फिर इनके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन आना बहुत कॉमन टेंडेंसी है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जिस डायपोल पर हम स्टडी करने जा रहे हैं, डायपोल कौन सा है? वो डायपोल ये है, इस बात को हम ध्यान रखें। वो डायपोल कौन सा है? -q +q एंड लेंथ इज 2l। ठीक है, ये अपना डायपोल है। ठीक, अब आ जाइए केस 1। 3 अलग अलग केस बताऊंगा। केस 1, एक्सियल पोजीशन। अच्छा, एक्सियल पोजीशन के बहुत सारे नाम है। एक्सियल पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, इसी को 10a पोजीशन भी बोलते हैं, 10a। जी हाँ, इसी को आप बोल सकते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। मैं सारे नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर किसी और नाम से है तो भी आप कर सकें। एक्सियल पोजीशन सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर मुझे एक्सियल पोजीशन का कोई क्वेश्चन आपको देना है तो मैं बोल दूंगा 10a पोजीशन, मैं बोल दूंगा एंड ऑन पोजीशन, मैं बोल दूंगा लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। ये सब क्या है? एक्सियल पोजीशन के ही डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सारे नाम आपको पता होने चाहिए। आइए खेलते हैं, समझते हैं चीजों को। ये देखिए, ये मान लीजिए अपना डाइपोल है, वही अपना -q और ये वही अपना +q। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है बच्चों। मुझे इस जगह पर क्या निकालना है? यहाँ पर E निकालना है। तो आप देख सकते हैं पहली बात तो डायग्राम में कि कैसा मामला चल रहा है, कैसा पॉइंट है ये? एक्सिस पे आ रहा है ना पॉइंट, एक्सियल। एक्सियल पॉइंट हो गया, यहाँ निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट से उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। आपने देखा, मैंने जितने भी पढ़ा है आपको, स्फीयर पढ़ा है, प्लेट पढ़ा है, वायर पढ़ा है, हमेशा मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर लेता था और हमेशा डिस्टेंस में मिड पॉइंट से लेता था। तुम्हें याद है स्फीयर के मामले में डिस्टेंस कहां से होती थी? सरफेस से कि सेंटर से? सेंटर से। तो नोटिस करें, डायपोल के सेंटर से या मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? आर है। और ऑब्वियसली ये चीज तो एल हो ही रही होगी और ये चीज तो एल हो ही रही होगी। 2l है ना, तो ऑब्वियसली एल ये हो गया। यहाँ पर कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? दोनों चार्ज। +q चार्ज यहाँ क्या बोलेगा? E प्लस, अवे। और ये -q चार्ज यहाँ कैसा कंट्रीब्यूट करेगा? टूवर्ड्स। सब पता है आप लोगों को। पॉजिटिव चार्ज क्या बोलता था? अवे। और नेगेटिव क्या बोलता है? टूवर्ड्स। ऐसा आप जानते हैं। तो वही पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ बच्चे, तो E प्लस अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा? जरा देखना, KQ। E प्लस, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो रही है? R - L का होल स्क्वायर।
इस तरह से अगर मैं ई माइनस कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं दोनों अपोजिट है, तो मुझे नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा। सृष्टि चौरसिया बताइए, सृष्टि दोनों का नेट करने के लिए क्या करना है। हाँ सृष्टि बोलिए क्या करना है, दोनों का एडिशन करूं या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, सबट्रैक्ट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आ जाओ यहाँ पर जो ई एक्सिस बनेगा। अच्छा एक बात है ना, एक कॉमन सेंस की बात करूं मैं आपसे, मुझे बताएंगे कौन ज्यादा, ई प्लस या ई माइनस, कौन ज्यादा है अभी, ई प्लस या ई माइनस। देखो वैल्यू देख के बोलो, ई प्लस ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि इन दोनों में ई प्लस ज्यादा है, तो क्या आप समझ गए, नेट ई एक्सियल जो आएगा वो इस तरफ आएगा। ई एक्सियल किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है ओके। अगर मैं ई एक्सिस की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, ई प्लस यानी कि ई प्लस, या फिर वैल्यू डाल देता हूँ, आप चाहिए तो ये देखिए, चलो वैल्यू डाल देते हैं, के क्यू आर प्लस, सॉरी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा, और अगर मैं इसको अच्छे से मैनेज करता हूं तो फाइनली आई एम गेटिंग एक्सिस का फॉर्मूला, इसको मैनेज करेंगे पूरा बढ़िया चकाचक एकदम, यू आर गेटिंग 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिलता है। तो आज के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने इतना सारा बोला है, लेकिन इतना कहानियां सवाल में काम नहीं आएगी, क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला काम आता है, कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, तो बोलिए ये एक्सिस हो गया 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सब चीजों को आइडेंटिफाई करिए मेरे साथ। टू तो टू है, के यू नो 9 इंटू 10 पावर 9। पी क्या है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट है। स्मॉल आर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की कहां से डिस्टेंस, माइनस क्यू से नहीं, प्लस क्यू से नहीं, कहां से डिस्टेंस, मिड ऑफ डायपोल से, सेंटर से। और ये एल क्या है यार, एल बोलिए, इसमें जो एल आया ये क्या है, डायपोल का लेंथ या हाफ लेंथ, एल क्या है, डायपोल का लेंथ या हाफ लेंथ, शाबाश, वेरी गुड शिवांगी। हाँ डायपोल का लेंथ की हाफ लेंथ, मुझे पूछना है बार बार, डायपोल का लेंथ नहीं है, कौन बोल रहा है लेंथ, ये नालायक कौन, डायपोल का पूरा लेंथ या डायपोल का आधा लेंथ, हाफ लेंथ होगा ना। देखो डायपोल का लेंथ को 12 लिया हुआ है, तो ये एल के नाम पे क्या आएगा, डायपोल का हाफ लेंथ यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है सबको, ओके। ध्यान दे बच्चों, कई बार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा, डायपोल की लेंथ के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं होगा, दिया ही नहीं जाएगा। मेक श्योर कुछ नहीं कहा जाए तो डायपोल को हमेशा स्मॉल डायपोल मानते हैं। अगर डायपोल स्मॉल है इसका मतलब क्या हो गया कि डायपोल का जो लेंथ है वो काफी नेग्लिजिबल है। तो अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहें, डायपोल का लेंथ नेग्लिजिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एल को यहाँ से नेग्लेक्ट कर लें, तो नीचे बनेगा R4, तो नीचे बन काट पीट के क्या बन जाएगा अपने पास, 2kp बाय आर क्यू। फाइनली ये क्या हो गया, ई एक्सिस का फॉर्मूला तैयार। क्या बात समझ में आ गई है, वेरी गुड, 2kp बाय आर क्यू, ये फॉर्मूला हो जाएगा, बिल्कुल सही प्रत्यय। तो क्या रहा, फाइनल करना चाहूंगा मैं, सब लोग नोटिस करें। आज के बाद जब कोई मैंने बोला कि भैया ये डाइपोल है, जरा एक्सिस पर इलेक्ट्रिकल स्टडी करिए, कोई न्यूमेरिकल इस तरह का दिया, अभी हम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, ये तो क्या होगा, ये वाला, ये जो बड़ा फॉर्मूला है क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये तो एक्यूरेट फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला है। और ये कैसा फॉर्मूला है, ओरिजिनल की अप्रोक्सीमेटेड, ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, ये ओरिजिनल ही एक्यूरेट फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है। मैंने बोला ना अभी आपको, देखो मैंने कैसा सिंबल लगाया, इक्वल नहीं लगाया, अप्रोक्स लगाया, वेरी गुड प्रशांत, है ना, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है। तो अगर डायपोल के बारे में कुछ पता नहीं लगे तो आप उसको क्या मानिए, छोटा डायपोल मानिए, स्मॉल डायपोल मानिए, और आसान फॉर्मूला लगाइए, 2kp बाय आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि यार डायपोल स्मॉल नहीं है, अगर डिस्टेंस और एल कंपेरेबल हो, डिस्टेंस और एल अगर कंपेरेबल हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है सर, क्या कुछ दिक्कत आ रही है, वॉइस नहीं आ रहा है, स्लाइड गायब हो गई है, क्या बच्चों सब दिख रहा है क्या, सब ठीक है, सबको सब कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, एक दो बच्चों को, बिल्कुल। चलिए, तो ये क्या हो गया, ई एक्सिस का फॉर्मूला, और हाँ डायरेक्शन भी चाहिए होगी, डायरेक्शन आप देखिए इस डायग्राम के अंदर आइए मेरे साथ, इस डायग्राम में नोटिस करिए, बोलिए बच्चों, डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन कहाँ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि राइट वर्ड, पी की डायरेक्शन कहाँ है, राइट वर्ड, और ई एक्सल भी कहाँ पर है, राइट वर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं आपसे सिखा दूं कि जो ई एक्सिस होगा वो कहाँ पर होगा, क्या पी के अलोंग हो जाएगा, यस, अलोंग पी, डायरेक्शन का नियम तय हो गया। एक्सिस पर जो भी बनेगा उसकी वैल्यू यहां से तैयार है, डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ डायपोल का पी होगा ठीक उसी तरफ आपका ई एक्सिस हो जाया करेगा। क्लियर है, स्मॉल डायपोल में भी अगर ओरिजिनल फॉर्मूला से करेंगे,
शेजा, अगर आप स्मॉल डायपोल के लिए भी ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओगे तो उसकी लेंथ कहाँ से लाओगे, उसमें एल डालना पड़ेगा ना आपको। तो एल की वैल्यू तो आपको दी नहीं है, तो आपको ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर स्मॉल डायपोल मतलब स्मॉल डायपोल ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है राहुल, आप अपना कनेक्शन चेक करिए, सबको दिख रहा है। राहुल अपना कनेक्शन री लॉगिन करिए आप, सबको सबको बढ़िया चल रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये था किसके बारे में, ये था एक्शियल पॉइंट्स के बारे में। आगे बढ़े, केस 2, इक्वेटोरियल पोजीशन। इसके बहुत सारे नाम है, इसको 10B पोजीशन बोल सकते हैं, इसके अलावा इसको ब्रॉड साइड पोजीशन बोल सकते हैं, ब्रॉड साइड, जी हाँ, और इसी को बोल सकते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन। तो बच्चों सारे नाम याद करें ताकि किसी भी नाम से पूछे आप लोग काम कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, आओ अब देखिए फिर समझिए। यस, ये डाइपोल था बच्चे, एक्शियल पोजीशन निपटा दिया। अब किसकी बात आ रही है, इक्वेटोरियल पोजीशन की बात आ रही है, बोले इस पे क्या होगा, आओ पढ़ लेते हैं। यस, फिर समझिए केस को पूरा। ये रहा आपका डाइपोल, ये रहा आपका डाइपोल माइनस क्यू, और ये रहा आपका प्लस क्यू। ठीक बात है, और ये रहा आपका मिड पॉइंट। और इस बार आपको कहां पर स्टडी करना है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ स्टडी करना चाहते हैं, इस जगह पर। तो आप समझ रहे हैं, वापस ये डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस आर ले ली। आप सब समझते हैं इस माइनस क्यू की वजह से कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स, ई माइनस विल बी टूवर्ड्स, और इस प्लस क्यू की वजह से कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अवे, हम सब अपनी नॉलेज से जानते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे जो नेट आएगा वो इस तरफ आने वाला है, बिल्कुल नेट इस तरफ आएगा, यानी कि ई इक्वेटर इस तरफ आने वाला है, ये मानते हैं। अब आप जरा समझिए इस केस में क्या हुआ कि आपका जो माइनस क्यू से प्लस क्यू, आपका जो डायपोल मोमेंट था वो कहाँ था, राइटवर्ड, आपका डायपोल मोमेंट कहाँ था, राइटवर्ड, और आपका जो इक्वेटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे आया है, लेफ्टवर्ड। तो बोलिए जो डायपोल मोमेंट है वो जो ई इक्वेटर है वो सेम डायरेक्शन है कि जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, दिख रहा होगा आपको। तो इसका मतलब वही, वापस से अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं बच्चों ई इक्वेटर का, तो पूरा फॉर्मूला बना के मुझे मिलता है केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। वेरी गुड आरजी, अपोजिट आ जाएगा। इक्वेटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ये तो एक्यूरेट फॉर्मूला है। फिर वही बात, मोस्ट ऑफ द टाइम डायपोल स्मॉल रहेगा, स्मॉल रहेगा तो अपन क्या करें, एल को नेग्लेक्ट कर दें, एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बच्चे, केपी बाय आर क्यूब ये बचेगा। तो ये इक्वेटर का फॉर्मूला तैयार है, ये इक्वेटर का फॉर्मूला तैयार है। और हाँ, डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू पी, अपोजिट टू पी, ये बहुत जरूरी है, डायरेक्शन का बहुत तगड़ा रोल रहेगा। अभी आप देखेंगे हम लोग जब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, वेरी गुड प्रत्यय तमन्ना, वेरी गुड आर्ची। तो जब हम अभी आप देखेंगे जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आप पाएंगे फॉर्मूला से ज्यादा रोल तो डायरेक्शन का रहेगा। तो क्या रहा, एक्सिस पर डायरेक्शन क्या रहेगी, अलोंग पी, और इक्वेटर पर डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट टू पी रहेगी। ये हमें समझ में आया, ये किसका बात हो गया है, ये बात हो गई हमारे पास इक्वेटर की। अब आइए केस थर्ड, केस थर्ड बोले तो जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन के कोऑर्डिनेट में क्या मानो आर थीटा। आइए ये समझते हैं, पूरा डायग्राम समझते हैं। वापस से बच्चों ये अपना माइनस क्यू और ये अपना प्लस क्यू हो गया, और जैसा डायग्राम गलत बना है, ये अपना माइनस क्यू हो गया और ये क्या हो गया, अपना प्लस क्यू हो गया। इस बार आप मुझसे, ये मिड पॉइंट हो गया, इस बार आप मुझसे जो मांग रहे हैं इलेक्ट्रिक इस जगह मांग रहे हैं, कहां पर मांग रहे हैं, थीटा एंगल बनाते हुए आर दूर पर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे मांग रहे हैं। जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं, इधर देखिए, आई थिंक ये पॉइंट जो है वो इक्वेटर पे नहीं है, ये पॉइंट इक्वेटर पे नहीं है, और ये पॉइंट एक्सिस पे भी नहीं है। तो जो पॉइंट ना तो इक्वेटर पे है ना ही एक्सिस पर है, वो डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा, जनरल पोजिशन। एक्सिस पे था तो अपन एक्सियल बोल देते, इक्वेटर पे था तो अपन इक्वेटर बोल देते, मगर ये तो दोनों पे नहीं है, तो ऐसे पोजिशन को क्या नाम दिया है, जनरल पॉइंट नाम दिया है। और इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट। आर थीटा का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, आर थीटा का मतलब क्या हो गया कि वो जो पॉइंट है वो कहां पर है, डाइपोल की डायरेक्शन से, वो पॉइंट कहां पर है, डाइपोल की डायरेक्शन से, डाइपोल की डायरेक्शन से क्या थीटा एंगल बनाते हुए क्या आर दूर पर है, यस। यहाँ पर हमें ई जानना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक बात है। तो वही अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करता हूं तो मुझे मिलता है ई इज केपी बाय आर क्यूब एंड रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मुझे मिलता है, ठीक बात है। ये ओरिजिनल ये फॉर्मूला मुझे मिलता है केपी बाय आर क्यूब रूट
1+3 cos पर थीटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का वैल्यू ये मिल जाएगा। तो अभी हम देखेंगे सवालों में इसका भी यूज करेंगे, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन आपके स्कोप में, ठीक है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक का वैल्यू आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ना, हर जगह मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पी के साथ एंगल बता रहा हूँ ना। आपको याद है ई और पी में, एक्सियल पोजीशन में ई और पी में कितना एंगल है? एक्सियल पोजीशन में ई और पी में कितना एंगल है? 0। शाबाश, शाबाश, दोनों एक ही तरफ है तो 0 एंगल, शाबाश। इक्वेटोरियल पोजीशन में ई और पी में कितना एंगल है? 180, बहुत बढ़िया। तो यार यहाँ भी तो ई और पी में एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन ई एंड पी is given by theta plus tan inverse half tan theta। ये इसका फॉर्मूला है, थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ये था जनरल पोजीशन की जानकारी, ठीक है। सारे फॉर्मूला क्लियर है? बोलो बच्चों, सारे फॉर्मूला क्लियर है? कार्यक्रम शुरू करें। अच्छा, एक बात है ना, ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया मेरे कहने से। वैसे एक बात है, देखो ना, ये जो फॉर्मूला है, अगर ये एक्सियल पोजीशन, सॉरी, ये जो जनरल पोजीशन का फॉर्मूला अगर वाकई में मैंने सही लिखा है, मैंने अगर आपको ये फॉर्मूला सही बताया, तो क्या होना चाहिए? इधर देखिए डायग्राम में, सोचिए अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो बोलिए क्या ये एक्सियल पोजीशन हो जाएगा? तो इन फॉर्मूलाज के अंदर अगर मैं थीटा बराबर 0 प्लेस करता हूं, तो क्या मुझे एक्सियल वाले आंसर आने चाहिए? यस। आओ चेक करके देखते हैं। यस, आओ इसमें थीटा 0 डाल दें। cos 0 कितना हो गया? 1। ये हो गया 4। 4 का रूट कितना होगा? 2। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 2 kp/r³। हाँ, एक्सिस पे आंसर कितना था? 2 kp/r³। ठीक है, इसमें थीटा के लिए 0 डाल देते हैं। आइए यहाँ पे, यहाँ भी 0 लिख रहा हूँ, यहाँ भी 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। tan 0 0, ये पूरा 0 हो गया। tan इनवर्स 0 0, और ये भी 0, तो 0 + 0 0, यानी कि ई और पी में एंगल कितना होता था? एक्सियल पोजीशन में 0 होता था। कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आओ इक्वेटर पे भी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है प्रैक्टिस के लिए। इक्वेटर पे, इक्वेटर पे अगर अगर मुझे इस फॉर्मूला को इक्वेटर पे कन्वर्ट करना है, तो बोलिए थीटा कितना रखा जाए? थीटा कितना रखा जाए? 90। शाबाश, थीटा 90। आओ थीटा 90 डालते हैं। cos 90 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? kp/r³। और यहाँ पे 90, यहाँ भी आप 90 रख दें, यहाँ 90 रख दें, और यहाँ भी 90 रख दें। तो आइए, 1090 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट बाई 2 इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट 90, और ये 90 और ये 90 क्या मिला के 180 हो जाएगा? यस। आप देख लीजिए कि ई और पी में इक्वेटर पे क्या 180 एंगल बन रहा था ना, तो वही बन रहा है। कहने का मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूला अपनी जगह सही है। जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए सब बोल के दिख रहे हैं। कंफर्टेबल? चलिए, तो फाइनली रिपीट करता हूं मैं, ध्यान दीजिए, और फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। जब भी मैंने कहा डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले आप ये नोटिस करना कि बताना कहां पर है, एक्सिस पर या इक्वेटर पर या जनरल पॉइंट पर। एक्सिस के फॉर्मूला ये हो गए हैं, ये रहा एक्सिस के फॉर्मूला, ये रहा ओरिजिनल फॉर्मूला, और ये रहा शॉर्ट फॉर्मूला। और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग पी। इक्वेटर पर ये रहा ओरिजिनल फॉर्मूला, ये रहा शॉर्ट फॉर्मूला, और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू पी। और जनरल पोजीशन पर ये रहा एक ही फॉर्मूला है, जो कि शॉर्ट फॉर्मूला ही है, और डायरेक्शन के लिए थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ tan थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डाइपोल के बारे में कुछ कहा ही नहीं जाएगा कि वो शॉर्ट डाइपोल है कि नहीं है। तो आपको हमेशा उसको शॉर्ट डाइपोल मान के ही काम करना है, यानी मजे करिए। आप छोटे वाले जो आसान फॉर्मूला है ना, ज्यादातर वही काम में आने वाले। क्लियर? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके नीट के क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, ठीक है। फॉर अ डाइपोल, यस, मुझे पूछा गया ई एक्सिस और ई इक्वेटर का फॉर अ डाइपोल एट सेम डिस्टेंस। ई एक्सिस और ई इक्वेटर का रेशियो पूछा गया, क्या बोलना है आपको? वेरी गुड, 2:1। कितना आंसर बोल रहे हैं? 2:1। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख चुके हैं कि आपके पास क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला क्या था? 2 kp/r³। और ये फॉर्मूला क्या था आपके पास? kp/r³। तो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना हो रहा है? 2:1। बिल्कुल सही बात है, 2:1 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन था 2:1 1:2, है ना, इस तरह से 1:4 1:1, वो अपना आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो अपने एग्जाम का क्वेश्चन है। अब मुझे इसमें और भी आपको बहुत सारी कलाकारियां बतानी है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अपना आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन 2:1 हो और एक ऑप्शन -2:1 हो, तो विच इज बेटर ऑप्शन? आई थिंक -2:1 इज बेटर चॉइस। ध्यान दें, -2:1 बेटर चॉइस हो जाएगा, कारण समझिए। यस,
2 1 तो ये बता रहा है कि हाँ एक्सिस पर फील्ड इक्वेटर पे फील्ड का डबल होता है, लेकिन -2 1 ये बता रहा है कि डबल तो होता है, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। सही बात है, क्योंकि एक्सिस पे मामला कहाँ जाता है, अलोंग पी, और इक्वेटर में मामला कहाँ जाता है, अपोजिट टू पी। ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा बेटर चॉइस है, पहला ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड, ये अपनी जगह सही है, लेकिन ये सही है कि ज्यादा सही है, ज्यादा सही है। वन इज करेक्ट बट सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट या मोर करेक्ट, मोर करेक्ट। और आइए, अगर एक ऑप्शन में ये दे दूं -2 1 अप्रोक्स, बोलिए बोलिए, क्या ये और अच्छा ऑप्शन होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, ये और भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, कारण समझिए। मुझे बताइए कि आपने रेशियो निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला यूज किए, ये कौन से फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है कि अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है? अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है। तो जो फॉर्मूला आपके अप्रोक्सीमेटेड है उनसे आपका आंसर 2 1 आया है, तो 2 1 आंसर इज एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेटेड? अप्रोक्सीमेटेड आंसर है, तो मेक श्योर कि अप्रोक्सीमेटेड। तो बेटर आंसर क्या होगा, ये आंसर एग्जैक्ट है कि अप्रोक्सीमेटेड है? मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? ये बात और कि अपने एग्जाम में तो इस तरह के ऑप्शन ही नहीं थे, ये तो मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ। अपने एग्जाम में तो सिंपल ऑप्शन थे। किस तरह के सिंपल ऑप्शन थे? 2 1 1 2 1 1 1 4, इस तरह के ऑप्शन थे। तो वहां तो अपना आंसर कितना चला गया, 2 1। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कभी ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो मैं ऐसे ऑप्शन नहीं देने वाला, मैं तो ऐसे ऑप्शन दूंगा एग्जैक्ट है कि अप्रोक्सीमेटेड है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सब आपको आना। हाँ अंजू, स्मॉल माना था, ध्यान दें, कुछ नहीं कहा जाए डायपोल में तो उसको हमेशा स्मॉल ही मानना है। मैंने अभी बोला था डायपोल के बारे में कुछ भी नहीं बोलाना, तो वहां पर आर्ग्यूमेंट नहीं करें, वहां पर डायपोल को क्या मानना है, स्मॉल मानना है। कर लेंगे बच्चे, हो जाएगा सबसे ये। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखिए। बोलिए, मुझे बताइए कि डायपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन चल रहा है? 1/r क्यूब। नोटिस किया आप लोगों ने, 1/r क्यूब। आर्या पराशर -2 कैसे आया? मुझे बताइए आर्या कि एक्सिस और इक्वेटर पर डायरेक्शन सेम होती है कि जस्ट अपोजिट होती है? आर्या जल्दी से आंसर करें, आर्या जल्दी से रिप्लाई करें। अपोजिट होती है, तो बताइए माइनस आना उचित है कि नहीं है? फिर, और मैंने अभी बोला है ना, आप सुनते क्यों नहीं हो? मैंने अभी बोला है ना, अरे आपने सुना नहीं, मैंने बोला था कि माइनस क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन भी है। पूरा सुनोगे तो समझ में आएगा, ऐसा बीच बीच में बार बार इंटरप्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुश रहिए। हाँ जी, डायपोल का 1 बाय क्या चल रहा है, r क्यूब। हाँ योगेश भाई साहब, आप बोल रहे हो 1/r4 होगा ना, जरा फॉर्मूला पलट के देख लो कहाँ पे आ रहा है r4। योगेश यादव, फॉर्मूला पलट के देखो, क्या एक्सिस या इक्वेटर या जनरल पॉइंट किसी के फॉर्मूला में r4 आया था कि सब में r क्यूब आया हुआ है? अभी तो भाई साहब बोल रहे हैं कि 1/r4 आएगा, एक्चुअल फॉर्मूला में r4 आ रहा है, जरा वो भी देख ले, एक्चुअल फॉर्मूला भी देख ले। शिष्टि चौरसी r² आ रहा है। तुम लोग भाई गड़बड़ करोगे सब। इधर देखिए, सभी बुद्धिमान लोग इधर देखें। यस, ये देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, r क्यूब। ठीक है, ये देखो भाई लोग, यहाँ क्या है, r क्यूब। ये देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, r क्यूब। सुन लिया सबने? तो इसका मतलब क्या चल रहा है, डिस्टेंस 1/r क्यूब। मुझे एक छोटा सा आंसर दीजिए। यस, इधर देखिए मेरी तरफ, डायपोल की वजह से यहाँ पे फील्ड बना E, तो डबल डिस्टेंस में फील्ड बनेगा E/2, E/4 या E/8? बोलिए। इफ r डैश इज डबल्ड तो बोलिए E डैश, शाबाश, E/8 कितना आंसर हो जाएगा, E/8 आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें डिस्टेंस का रिलेशन पता है। तो पता है डिस्टेंस के रिलेशन में मामला एक्सियल का हो चाहे इक्वेटर का हो चाहे जनरल पॉइंट हो, कि हर जगह 1/r क्यूब चल रहा है, 1/r क्यूब चल रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, E/8 हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। ये कुछ मैंने छोटे क्वेश्चन लिए थे, अब आते हैं जेई का एक क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिए, जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ, उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक झांकी बना के दिया उन लोगों ने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों ये एग्जाम में दिया हुआ था, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। उन्होंने बोला ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, या उन्होंने माइनस लिखा था और यहाँ प्लस लिखा था, ठीक है। और एक्स डिस्टेंस, दिस वाज EX, और y डिस्टेंस पे दिस वाज EY। ठीक है, उन्होंने मुझे मुझे बोला गिवन, क्या बोला मुझे, EX और EY बराबर है, EX और EY बराबर है। तो बोला कि x और y को रिलेट करिए। क्या हो गया बच्चों,
डाइपोल से एक्सियल डायरेक्शन में x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना Ex और इक्वेटोरियल डायरेक्शन में y डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना Ey। हमें दिया गया कि Ex और Ey बराबर है, तो मुझे बोला गया x और y को रिलेट करिए। अब आ जाओ काम शुरू करें। यस, जरा सोचिए, अगर Ex Ey बराबर, Ex कैसा मामला है, एक्सिस की इक्वेटर, Ex कौन सा मामला है, कौन सा फॉर्मूला लें, एक्सिस या इक्वेटर, एक्सिस। एक्सिस में कौन सा फॉर्मूला लिया जाए, बोलिए। यस, ओरिजिनल या शॉर्ट, ओरिजिनल या शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्मूला लिया जाए। शॉर्ट फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2kp अपॉन डिस्टेंस क्यूब, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। चलिए Ey, Ey कौन सा मामला है, एक्सिस की इक्वेटर, एक्सिस की इक्वेटर, इक्वेटर कौन सा फॉर्मूला लिया जाए, ओरिजिनल की शॉर्ट, ओरिजिनल की शॉर्ट, शाबाश। शॉर्ट फॉर्मूला क्या था, शॉर्ट फॉर्मूला kp अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, ये हो गया। अब देखिए फालतू बातें काट दें, यहाँ से एक्स क्यूब बराबर कितना आ रहा है, 2y क्यूब आ रहा है। यहाँ से अगर दोनों साइड का क्यूब रूट ले लें, x इज 2 पावर 1/3 इंटू वाई। एग्जाम में ये आंसर था। आ जाएगा बच्चों का, प्योरली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। इस सवाल की स्पेशल बात क्या क्या है, दो बात है। पहली बात, इसमें दोनों फॉर्मुला यूज होगा, एक्सिस वाला भी और इक्वेटर वाला भी, और दोनों में ही शॉर्ट फॉर्मुला यूज हुए। क्यों, क्योंकि डायपोल के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं था, तो हमने क्या माना, शॉर्ट डायपोल माना, फॉर्मुला को अप्लाई किया, काट पीट करके जो भी आंसर आ सकता है वो हम लाके दे दिए। कर पाएंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, टू डाइपोल्स P and 64P at 25 centimeter separation in opposite direction. Find distance from P where electric field is zero. Where electric field is zero. आइए, दो डाइपोल है P और 64P, आपस में एक लाइन के अलोंग आपस में 25 सेंटीमीटर सेपरेशन पर रखे हुए हैं। और कैसे रखे हुए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। पहले तो सीन डेवलप करते हैं। सीन आई क्या है बच्चों, जैसे मानिए ये कोई लाइन, ये कोई लाइन है, इस लाइन के अलोंग, यस, ये देखिए एक डाइपोल P और दूसरा डाइपोल 64P इस तरह से रखे हुए हैं। दोनों एक लाइन के अलोंग रखे हुए हैं और दोनों आपस में कितना दूर पर रखे हुए हैं, 25 सेंटीमीटर दूर पर रखे हुए हैं। ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में कि जस्ट अपोजिट रखे हुए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मुझे नहीं पता कहां पे होगा, तो मैंने मान लिया भाई यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो बोले P से कितना दूर पे, मान लेते हैं x दूर पे होगा। अब सबसे पहले तो देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांस भी बनता है कि नहीं बनता है। आओ, सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एक डायपोल की दोनों डायपोल, दोनों डायपोल, और दोनों ही डायपोल के लिए कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहला डायपोल का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, या पी के अलोंग, एक्सिस पर कैसा कंट्रीब्यूशन होगा, पी के अलोंग। और 64 पी के लिए भी एक्सियल पॉइंट है, वो कैसा देगा, उसके अपने पी के अलोंग। तो आई थिंक यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों जस्ट अपोजिट है। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट कितना चाहिए, आपको जीरो चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दें। यस, दोनों को बराबर करते हैं। तो आइए, हमें ईपी बराबर क्या कर देना चाहिए, E64P कर देना चाहिए। चलो सोल्व करते हैं। ईपी, मुझे गाइड करें आप लोग, ईपी के लिए कौन सा फॉर्मूला लें, एक्सिस की इक्वेटर, जल्दी जल्दी बोलिए। ईपी एक्सिस की इक्वेटर, एक्सिस के लिए ओरिजिनल की शॉर्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, 64 के लिए भी 2 2k, और ये क्या हो जाएगा 64p अपॉन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, 25 माइनस एक्स का क्यूब, ये आ जाएगा। अब इसमें फालतू बातें काट पीट के जो भी सोल्व करना है कर लें, मेरे ख्याल से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 25 माइनस एक्स का क्यूब, ये आ जाएगा। क्यूब रूट ले लीजिए 1/x, दिस इज 4 अपॉन 25 माइनस एक्स, क्यूब रूट ले लिया ना हम लोगों ने। क्यूब रूट लेने के बाद ये सीन बचा है, और ये सीन बचा तो एक्स पर आर कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। मेरा आंसर हो गया, डायपोल पी से कितनी दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, 5 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है।
बोलिए, सब क्वेश्चन समझ में आया सबको ये? हाँ, 2 आंसर दे सकते हैं इसमें शिवम। पी से तो 5 सेंटीमीटर दूर बोल सकते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि 64 पी से क्या बोल सकते हैं, 20 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़े। तो आप देख रहे हैं बड़े आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब सवाल कब हो पाएंगे, जब हमें फॉर्मूलाज लर्न हो। और आपने देखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम कौन से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल या शॉर्ट फॉर्मूला? शॉर्ट फॉर्मूला, क्योंकि अगर डायपोल के बारे में आपने मुझे लेंथ या वगैरह कुछ जानकारी नहीं दी है, हमेशा डायपोल को शॉर्ट डायपोल मान करके ही काम करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, वैसे तो ये जेई में आया हुआ है, मगर ये अच्छा क्वेश्चन है, आप भी सीखिए। ठीक है, ओके। हमसे बोला हुआ है कि एक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो डायपोल से परपेंडिकुलर, लिख देता हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to dipole moment, then find angle between position vector and dipole moment। पोजिशन वेक्टर डायपोल मोमेंट। पहले तो आप डायग्राम को समझिए, इससे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपकी फिर नॉलेज बढ़ने वाली। आइए सब बच्चे डायग्राम को समझिए कि डायग्राम ने क्या कहा। जैसे मानिए कोई डाइपोल है, जैसे बच्चे कोई डाइपोल मान लेते हैं, डाइपोल है, लेट दिस इज माइनस क्यू, लेट दिस इज प्लस क्यू, हो रहा होगा। और हाँ, इस डाइपोल से, अच्छा एक बात देखिए, इसका डायपोल मोमेंट तो कैसा हो रहा होगा, ओरिएंटल हो रहा होगा। मुझे कह रहा है कि इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो कैसा है, वो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर, यानी वो पी से कितना एंगल बना है, 90। जरा सोचिए, मामला एक्सिस का नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सिस का मामला होता तो क्या बनता, 0 एंगल बनता। मामला इक्वेटर का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इक्वेटर का मामला होता तो 180 एंगल बनता। लेकिन आपके सवाल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में 90 एंगल बन रहा है। तो बोलिए मामला एक्सिस का इक्वेटर का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और अगर मामला न एक्सियल का है न इक्वेटर का है, तो मामला कहाँ का है? क्या मामला क्या जनरल पोजिशन का हो रहा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड तेजीन, वेरी गुड, वेरी गुड, जनरल पोजिशन का है। तो मान लेते हैं कि ये कोई जनरल पोजिशन है, जिसके पोजिशन वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा। और अभी अभी आपने मुझे क्या बोला है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो कैसा है? बोलिए, वो डायपोल मोमेंट से जस्ट परपेंडिकुलर दिख रहा है आप लोगों को? डायपोल मोमेंट तो कौन डायरेक्शन में है, डायपोल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम समझ गए कि हाँ, ई और पी में कितना एंगल है, 90। अजय यादव सर, एंगल वाली बात समझ नहीं आई। भाई साहब अजय यादव सुने आप, ये डायपोल मोमेंट कहाँ था, कहाँ पर है इसका, क्या हॉरिजॉन्टल है? कागज के प्लेन में ओरिएंटल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डायपोल मोमेंट। और आप कह रहे हैं कि शिवम बाबू गलत आंसर है। सुने, सुने, जो डायपोल मोमेंट है वो कहां पर है, एक्सियल डायरेक्शन में है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट से परपेंडिकुलर बताया गया है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट से परपेंडिकुलर है, तो एक्सियल मामले में तो अलोंग होता था, यानी ये एक्सियल मामला नहीं है। इक्वेटर मामले में जस्ट अपोजिट होता था, तो यानी ये इक्वेटर मामला भी नहीं है। तो भाई, अगर ये एक्सियल नहीं है, अगर ये इक्वेटोरियल नहीं, तो फिर ये कौन है? डेफिनेटली जनरल पॉइंट होना पड़ेगा। ये केस हमारे सामने आ गया। क्या आज ये बात समझ में आई मेरी? चलिए अब आ जाओ। अब आप देखिए कि हमने पढ़ा था कि एंगल बिटवीन, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, थीटा प्लस हाफ, सॉरी, थीटा प्लस टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। अभी पढ़ा था ना, टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। अब इसमें रख दें एंगल, ई और पी का बीच का एंगल हमें निकालना नहीं, वो तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। बस अब हमें इसको मैनेज करके क्या करना है बच्चे, थीटा निकालना है, हाफ टेन थीटा, ये निकालना है। अब आ जाओ, ध्यान से देखिए, अगर मैं थीटा को उधर ले लूं क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, दिस इज टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा, ये बचेगा बच्चों। टेन इनवर्स को उधर ले लो, क्या बन जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, और वहां क्या रह जाएगा, हाफ टेन थीटा रह जाएगा। गौर करें, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या कोट थीटा हो जाएगा? यस, कोट थीटा, दैट इज मेकिंग हाफ टेन थीटा। तो इसको अगर मैं 1/10 थीटा लिख दूं तो आप देख लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा इज मेकिंग 2। तो फिर टेन थीटा इज मेकिंग √2,
तो आप समझ गए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या टेन इनवर्स क्या √2, ये आंसर हो जाएगा। हाँ बेटे, थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स √2, यानी कि एग्जाम में हमारा आंसर क्या था, थीटा इज टेन इनवर्स √2। क्या समझ में आया है? कैलाश बाबू, जनरल फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? मैंने इतनी देर से जो समझाया वो आपने सुना कि नहीं सुना? क्या मैंने आप लोगों को बताया जनरल फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? रिप्लाई करिए मुझे, क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया जनरल फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? वेरी गुड। देखो सब बच्चे समझ गए कि जनरल फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, देखो सबने रिप्लाई किया है। और ये कैलाश भाई साहब जो अभी नींद में है, बार बार पूछ रहा है जनरल फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे। क्या मैंने इतनी देर से एक्सप्लेन किया होगा ना आपको, क्या डायरेक्ट लगा दिया? दो बार एक्सप्लेन किया है मैंने, वेरी गुड। तो कैलाश बाबू थोड़ा सा ध्यान दें, टाइम पास नहीं करें। हाँ, एग्जाम में आंसर 10 के फॉर्म में था अर्शिता, इसलिए हमने इसको 10 के फॉर्म में मैनेज किया। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो चलिए ये भी कर लेंगे आप लोग। बच्चों ये किसके बारे में था, हम लोगों ने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है। ये किसके बारे में था, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, कितना बनेगा, उसके बारे में था। अब बातों को हम आगे बढ़ाएंगे, चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक दो बात हो गई। पहली बात क्या थी, डाइपोल की वजह से डाइपोल मोमेंट कितना होगा वो सब मैनेज करना आ गया। दूसरा क्या था कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, कितना बनेगा, डायरेक्शंस क्या होंगी, कैसे न्यूमेरिकल मैनेज करेंगे। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड के सफिशिएंट न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं, 4 5 6 सवाल हो चुके हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, आइए डाइपोल का पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आइए वापस से वही बात, ये देखिए मान लीजिए अपने पास कोई डाइपोल है -q और +q, और ये इसका मिड पॉइंट, ये देखिए मिड पॉइंट से एक जनरल पोजीशन पर अगर हम यहाँ पोटेंशियल जानना चाह रहे हैं, मिड पॉइंट से थीटा एंगल बनाते हुए जनरल डिस्टेंस r पर पॉइंट पर यहाँ पोटेंशियल जानना चाह रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर डेवलप करते हैं तो आता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आता है ओरिजिनल फॉर्मूला। मगर फिर वही बात है, डाइपोल छोटा है, डाइपोल छोटा है तो फिर डाइपोल छोटा है तो भी क्या करें, एल को नेग्लेक्ट कर दें, तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ध्यान दीजिए डाइपोल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्लियर। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया, लेकिन ये तो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला है। ओके, अब मान लीजिए मुझे जाना है एक्सिस पर, कभी एक्सिस पे काम करना है, तो एक्सिस पे जाने के लिए सोचिए एक्सिस पे कैसे जा पाएंगे। अगर इस फॉर्मूला में थीटा को 0 कर दें, इस फॉर्मूला में थीटा को 0 कर दें तो क्या एक्सिस पे आ जाएंगे? यस, चलो थीटा को 0 कर दीजिए, तो वी एक्सिस, या मैं पूरा लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं ताकि वरना अभी फिर कुछ लोगों के पेट में दर्द चालू होगा। थीटा 0, तो बोलो बच्चे कहां पे आ जाएंगे, वी एक्सिस। तो वी एक्सिस का फॉर्मूला आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, kp बाय r स्क्वायर, वेरी गुड। और अगर हमें इक्वेटर पे जाना है तो क्या करें, बोलो बच्चे, थीटा को क्या 90 डाल दें, लगा दो, तो वी इक्वेटर कितना आ जाएगा आपका, लगा के देख लीजिए 90, आपको मिल जाएगा 0 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब भी आपको पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मैनेज करना हो तो आपको ये फॉर्मूला मैनेज करने हैं। आपने ये फॉर्मूला मैनेज करना है, ठीक बात है। अब सुने, ठीक है, अच्छा। अब ये फॉर्मूला में भी फिर वही बात है, आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ होंगे, एक्सिस या इक्वेटर के होते हैं। तो एक्सिस या इक्वेटर के, बल्कि मेरी तो सलाह है कि आप एक्सिस और इक्वेटर के फॉर्मूला याद ही मत करो, आप तो ये जनरलाइज फॉर्मूला याद रखो। जब भी एक्सिस पे काम करना हो तो क्या करना, थीटा 0 डाल के आ जाना, और इक्वेटर पे तो कुछ याद ही नहीं करना। अरे इक्वेटर पे क्या बताया आपने, इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मैथमेटिकली इक्वेटर पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह याद कर सकते हैं। डाइपोल की इक्वेटर, ये डाइपोल है बच्चे, डाइपोल की इक्वेटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। आपके फॉर्मूला से 0 आया है, कॉमन सेंस से भी 0 आना चाहिए। कैसे, जरा सुनिए। सोचिए ये अपना डाइपोल है, -q और +q, ये इसका इक्वेटर हो गया, सही बात है ना, इक्वेटर ही हो गया। तो सोचिए अगर ये -q यहाँ पर जितना नेगेटिव पोटेंशियल भेजेगा, ये +q यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल भेजेगा। मान लीजिए इसने भेजा, मान लीजिए इधर देखिए, मान लीजिए इसने भेजा -5 तो ये भेजेगा +5 0। मान लीजिए इसने भेजा -3 तो ये भेजेगा +3 0। इसने यहाँ भेजा -2 तो ये भेजेगा +2 तो 0। यानी कि पूरी इक्वेटर पे, पूरी इक्वेटर का हर पॉइंट, इक्वेटर का हर पॉइंट -q से जितना दूर पे है, +q से भी उतना दूर पे है। तो -q जितना नेगेटिव पोटेंशियल भेजेगा उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल +q भेजेगा, तो अल्टीमेटली जोड़ 0 आएगा। तो आज की बात कॉन्सेप्ट हो गया कि डायपोल की इक्वेटर पर बोलिए पोटेंशियल होता है कि 0 होता है, 0 होता है।
डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन का लफड़ा है ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, जीरो हो जाएगा। वेरी गुड साक्षी, डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो एक बात हमने सीखी, हम लोग स्टेटमेंट देना चाहेंगे, बोलिए, क्या मैं बोल दूं डायपोल की इक्वेटर पोटेंशियल जीरो, मे बी जीरो या मस्ट बी जीरो? डायपोल की इक्वेटर पोटेंशियल मे बी जीरो या मस्ट बी जीरो? मस्ट बी जीरो। और बॉस, अगर ये मस्ट बी जीरो बोल ही दिया आप लोगों ने, तो बताइए, अगर इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो है, इस पूरी इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो है, तो इक्वेटर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ए से मैं बी तक किसी चार्ज को लेके जाऊंगा तो वर्क डन विल बी, कम ऑन, चार्ज को ले जाने में वर्क डन, इक्वेटर पे चार्ज को चलाने में वर्क डन कितना आएगा? जीरो आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया? दो बातें आज क्लियर हो गई है, डायपोल की इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए पूरी इक्वेटर में पोटेंशियल जीरो है तो चलाते रहिए। डायपोल की इक्वेटर पे चार्ज को चलाने में, डायपोल की इक्वेटर पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में वर्क डन जीरो आएगा, क्योंकि पूरी इक्वेटर पे सूखा पड़ा हुआ है, पूरी इक्वेटर पे पोटेंशियल नहीं है, तो ए से बी जा रहे हैं तो ए का पोटेंशियल भी जीरो और बी का पोटेंशियल भी जीरो, चलाते रहिए। अल्टीमेटली जीरो पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल चलेंगे तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो ही आने वाला है। कंफर्टेबल? तो ये था डायपोल के पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। अब अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, रेडी? चलिए जवाब दीजिए मुझे, ये जो डायपोल की एक्सिस पे जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या है? केपी बाय आर स्क्वायर। डायपोल की एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? केपी बाय आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल किस तरफ होगा? पी के अलोंग या अपोजिट? आंसर करिए, पी के अलोंग या अपोजिट? जल्दी बोलिए, अलोंग। अच्छा, ईशा बोल रही है अलोंग, दीपक बोल रहा है अलोंग। अभी इनको उल्टा लटकाऊंगा, जो लोग अलोंग बोल रहे हैं उनको उल्टा लटकाऊंगा, और जो लोग अपोजिट बोल रहे हैं उनको भी उल्टा लटकाऊंगा मैं। हाँ शाबाश, सारे अच्छे बच्चे मेरे को, समझदार बच्चे जो है बोल रहे हैं कि क्या होगा? स्केलर होगा। बोलो बे नालायकों, अलोंग, अपोजिट या नो डायरेक्शन? नो डायरेक्शन। अरे भैया पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज बनाए, चाहे प्लेट बनाए, चाहे स्फीयर बनाए, चाहे डायपोल बनाए, स्केलर है। और भाइयों अगर ये स्केलर है तो इसमें डायरेक्शन की नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन बोलिए यार, नो डायरेक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने गलती से आंसर दे दिया कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं ईशा, डोंट माइंड, सब मजाक की बात है, मैं किसी को उल्टा नहीं लटकाने वाला यार, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वो सब मजाक की बात है, ठीक है ना। वैसे भी आप पता नहीं कहाँ बैठे हैं, मैं चाहूं तब भी उसको उल्टा नहीं लटका सकता ना, मस्त रहिए, ऐसा बोल दिए, ठीक है। वेरी गुड, नो डायरेक्शन। चलिए, तो फॉर्मूला तो लगा के वैल्यू आ जाया करेगी, ये था इसके बारे में। चलिए तीन बात खत्म करते हैं ना, फोर्थ, डायपोल के बारे में फोर्थ बात शुरू करने जा रहे हैं। फोर्थ बात क्या है कि बिहेवियर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, बिहेवियर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को हम क्या कर रहे हैं? किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, वहां पे डायपोल का बिहेवियर कैसा होगा वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। आ जाइए मेरे साथ, ये देखिए बच्चों, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वैल्यू का, और इसमें मैं अपने डायपोल को लाके रख रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए मेरा डायपोल है ये, मेकिंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये मेरा डायपोल है, मैंने इसमें लाके रख दिया। और कैसे लाके रखा है? अलोंग द फील्ड नहीं रखा है, बल्कि फील्ड से थीटा एंगल बना के मैंने इसमें लाके रख दिया तो रख दिया। अब मुझे स्टडी करना है कि डायपोल पे क्या क्या हिसाब होगा, क्या क्या नहीं होगा। आओ, यू नो, प्लस क्यू पर ई के अलोंग क्यू फोर्स लग जाएगा, और माइनस क्यू पर ई के अपोजिट क्यू फोर्स लग जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अब आप देख रहे हैं कि डायपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट, दोनों की वैल्यू सेम है और अपोजिट है, तो आप समझ गए होंगे पहली बात, यस, डायपोल पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चे? जीरो। डायपोल पर नेट फोर्स जीरो आ गया। यू नो, फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। तो बोलिए, मेरा डायपोल ट्रांसलेटरी या नो ट्रांसलेटरी? मेरा डायपोल कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि मेरे जो दो डाइपोल है, मेरे डाइपोल में जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये देखिए, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं इनकी एक्शन लाइन सेम है कि अलग है? अलग है। दोनों की एक्शन लाइन अलग अलग है, तो ऑब्वियसली दोनों मिलकर क्या बना देंगे? टॉर्क बना देंगे। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जब भी आपके ऑब्जेक्ट पर, आपके सिस्टम पे कोई फोर्स ऐसे लगे कि दो फोर्स इस तरह से लगे कि उनकी एक्शन लाइन अलग हो, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? टॉर्क बनाते हैं। तो टॉर्क बनाएंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला वही है जो आपको याद है। क्या फॉर्मूला है टॉर्क का? वेरी गुड, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चे? टॉर्क इज पी ई साइन थीटा। और टॉर्क वेक्टर अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सबको रटा पड़ा होगा, बिल्कुल सही है, पी क्रॉस ये हो जाएगा। और अगर टॉर्क लगेगा तो बोलिए, टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटरी या रोटेशन? रोटेशन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि टॉर्क लग रहा है हमारे पास तो रोटेशन करें, ठीक है। थर्ड,
गौर करें, जब डायपोल हमारे फील्ड में थीटा एंगल बना के बैठा है तो इसकी इस अरेंजमेंट को बनाने में जो वर्क किया होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करें, माइनस पी कोस थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा ना। फोर्थ, हमसे कभी कभी कहा जाता है कि डायपोल अभी थीटा वन एंगल बना के बैठा हुआ है, थीटा वन एंगल, और उसको किसी थीटा टू एंगल पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, यू नो, थीटा वन से थीटा टू पर शिफ्ट करने में, थीटा वन से थीटा टू पर शिफ्ट करने में वर्क कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन, एक्सटर्नल वर्क, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इसको मैनेज करता हूं तो फॉर्मूला आ रहा है पीई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा। वेरी गुड हर्षित, पी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो डायपोल को जब मैंने दूसरों के फील्ड में रखा, दूसरों के यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर क्या हो गया, हमें जनरली 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करना होता है। डायपोल में फोर्स कितना लगेगा कि नहीं लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके अलावा हमें इसके अलावा हमें देखना होता है कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है और वर्क डन कितना है। ये चारों पॉइंट आपके सामने, आइए फाइनल करते हैं। यस, डायपोल को मैंने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स कितना आ रहा है, जीरो। फोर्स जीरो है तो बोले डायपोल ट्रांसलेट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, मैंने तो उसको यूनिफॉर्म में रखा है ना। आपके एग्जाम में इमेजिनरी क्वेश्चन बनता है कि अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखते, नॉन यूनिफॉर्म में रखते तो बताइए क्या वो ट्रांसलेटरी भी कर जाता है। यस, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू सेम होती कि अलग होती। फोर्स अलग होते तो नेट फोर्स नॉन जीरो आता, और नेट फोर्स नॉन जीरो आता तो फिर ऑब्वियसली वो ट्रांसलेटरी भी कर जाता। फिलहाल फिलहाल वो ट्रांसलेटरी नहीं करेगा। ठीक बात है। अब आ जाइए और देखिए, अगर मुझे कहा जाए टॉर्क कैलकुलेट करो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कोस थीटा या माइनस पी डॉट ई वेक्टर। थीटा वन से थीटा टू घुमाने में वक्त पूछा तो पी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ये वर्क का फॉर्मूला है। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। चलिए, अब अगर आपने ये सब सीख लिया है तो जरा इसको यूज करते हैं, इसको और अच्छे से एलेबरेट करके समझते हैं। ठीक है, आइए बच्चों। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में हर्षित, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटिव तो होगा, नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क तो लगेगा भाई। नॉन यूनिफॉर्म में सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन आए, यूनिफॉर्म में पार्टिकल क्या कर रहा है, नो ट्रांसलेटरी लेकिन रोटेशन करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में तो ट्रांसलेटरी भी करेगा और रोटेशन भी करेगा। हर्षित सुन लिया, हाँ बहुत, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन लेते हैं, चीजों को समझते हैं। जैसे मुझे कहा जाए कि एक डाइपोल है, सॉरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इसमें डाइपोल को यूं रखा हुआ है। यस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कैसे रखा हुआ है, बोलिए अलोंग द फील्ड या परपेंडिकुलर टू फील्ड, बोलिए कैसे रखा हुआ है, अलोंग द फील्ड या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। मुझे पूछ रहे हैं फाइंड वर्क फॉर रोटेटिंग इट, दो सवाल, बाय 180 डिग्री, दूसरा टू 180 डिग्री। अभी 90 डिग्री, यानी पहला एंगल तो कितना बना 90। अब दो सवाल हो गए, पहला क्वेश्चन इसको 180 घुमाएंगे और दूसरा क्वेश्चन इसको 180 तक घुमाएंगे। अब आ जाइए, पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में वर्क डन, यस, क्या फॉर्मूला है, पीई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। पहला एंगल तो नो डाउट कोस 90, दूसरा एंगल क्या कोस 270 हो जाएगा, क्योंकि आपकी चीज 90 पे तो पहले थी, आप कह रहे हैं इसको 180 और घुमाएंगे, रोटेटिंग बाय 180, बाय 180 का मतलब 180 और घुमाएंगे, तो भाई अगला एंगल कितना बनाओगे, 180 थोड़ी ना बनाओगे, 90 पे तो आप पहले थे, आपके पास 90 रुपीज है, मैं कह रहा हूँ 180 रुपए और दूंगा तो आपके पास 270 हो जाएंगे ना। कोस 90 भी जीरो और कोस 270 भी जीरो, तो वक्त डन आता है जीरो। और सुने सेकंड पार्ट, पी, पहला एंगल तो 90 ही है, दूसरा एंगल 180 हो रहा है। क्यों हो रहा है समझिए, आपने कहा कि हमारा डाइपोल परपेंडिकुलर टू फील्ड बैठा हुआ है, वर्क फॉर रोटेटिंग इट टू 180, टू 180 मतलब इसको इतना घुमा रहे हैं कि इसका अगला पोजीशन क्या है 180 है, तो अगला पोजीशन ही 180 है। अंजलि गलत आंसर है, कोस 90 कितना होता है जीरो, कोस 180 होता है माइनस वन, कोस 180 कितना होता है माइनस वन, लिख देता हूं मैं, जीरो माइनस और ये होता है माइनस वन, तो आपका आंसर आ रहा है पीई। वेरी गुड, क्लियर सब लोगों को। तो आप ये जो है ना, ये लैंग्वेज के जो हेर फेर है वो भी जरूर समझें। बाय 180 और टू 180 में फर्क है, बाय 180 का मतलब 180 फर्दर घुमा रहे हैं,
और 2 180 का मतलब जहां भी आप थे आपको घुमा के 180 पे ले जा रहे हैं, तो आप शुरू में 90 पे थे। तो इस तरह से एंगल्स का एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली करना आपको आना चाहिए ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, ओके, ये आप कर लेंगे। और देखिए कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, स्पेशल केस बनाते हैं, ध्यान दें, स्पेशल केस। जरा सोचिए, इफ थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, ये रहा आपका डाइपोल, सुने सुने अच्छे से, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें डाइपोल में बैठा हुआ है, डाइपोल माइनस की और प्लस की। आप देख सकते हैं डाइपोल कैसे बैठा हुआ है, अपोजिट टू फील्ड या अलोंग फील्ड, अलोंग फील्ड बैठा हुआ है। अगर ये अलोंग फील्ड बैठा हुआ है तो फिर अब आ जाओ, अलोंग फील्ड बैठा है तो थीटा 0 हो गया। चलो सारे फॉर्मुलाज में वैल्यू डाल देते हैं। यस, फोर्स तो वैसे ही 0 था तो वैसे भी 0 है। टॉर्क निकालने चलिए जरा, पीई साइन 0, क्या टॉर्क भी 0 हो जाएगा? यस। तो अब देखिए कि हमारे ऊपर फोर्स भी नहीं लग रहा है, टॉर्क भी नहीं लग रहा है, यानी कि हमारा डाइपोल मोशन कर रहा है या रखा हुआ है, या आराम से रखा हुआ है? वो बिल्कुल रेस्ट में, रेस्ट में तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया, रेस्ट में तो क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम में हो गया। और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो हमने सुना है इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। आपको याद है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में स्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में अनस्टेबल। जरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करें, यू बराबर क्या है, माइनस पी कोस 0 डिग्री। ये कितना आ रहा है, माइनस पी आ रहा है। और माइनस पी क्या है, क्या मिनिमम वैल्यू हो रही है? यस। अब देख लीजिए मेरा जो एक्सप्रेशन था ना, माइनस पी कोस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस पी। अभी आप क्या लगा के बैठे हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लगा के बैठे, तो मैं अनडाउटली बोल सकता हूं कि आप किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो आज के बाद कॉन्सेप्ट हो गया, अगर डाइपोल अलोंग द फील्ड बैठा हुआ है, अगर डाइपोल अलोंग द फील्ड बैठा हुआ है तो हम कोई काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अपना डाइपोल किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। या उल्टा ले लो इसको, अगर मैंने कहा कि डाइपोल फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम बैठा हुआ है तो आपको समझना है डाइपोल इज अलोंग द फील्ड, एक ही बात है। डाइपोल अलोंग द फील्ड है मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब वो अलोंग द फील्ड है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक बच्चे, और आइए, इफ थीटा 180, थीटा को 180 करते हैं, डाइपोल जस्ट अपोजिट, ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट क्लास। और मैंने डाइपोल को यहाँ पे यूं रख दिया, ये देखिए यूं रख दिया डाइपोल को, इस बार माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कहां पर है, राइट वर्ड है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, राइट वर्ड है। जबकि डाइपोल मोमेंट कहां पर दिख रहा है मुझे, लेफ्ट वर्ड, कहां पे दिख रहा है, लेफ्ट वर्ड दिख रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, हाँ हो गए। अब चलो फटाफट से काम शुरू करते हैं। यस, जरा सोचिए, फोर्स निकालने बैठेंगे, अरे फोर्स में तो एंगल का रोल ही नहीं है, फोर्स और बार 0 ही आ रहा था, एंगल 30 बने 60 बने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 ही आ रहा है। ठीक बात है। और देखिए आप लोग, अगर मैं टॉर्क निकालने बैठूंगा तो पीई साइन 180 भी 0 होता है, तो भाई साहब टॉर्क फिर 0 आ रहा है, टॉर्क 0 है, फोर्स 0, यानी आप इक्विलिब्रियम में तो है। मगर इस टाइम यू कोस 180 बच्चों होता है -1, और माइनस मिलाए क्या हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा, एंड प्लस पी इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस टाइम our dipole is having maximum potential energy, so undoubtedly our dipole is in unstable equilibrium। अपना डायपोल किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आपको याद है मैंने शुरुआत के लेक्चर में आपको बताया था इक्विलिब्रियम के बारे में, या तो डायपोल को डिस्प्लेस करके देखते हैं या फिर डायपोल को पोटेंशियल एनर्जी की जानकारी से पता लग जाता है कि वो कौन से इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हो गया, जो समझने और सीखने वाली बात है वो क्या है, आज के बाद आप क्या याद कर सकते हैं, डायरेक्ट वो सुने, कंक्लूड करता हूं मैं, ध्यान दें। चलिए ध्यान दें प्लीज, क्या रहा कि हमारे डायपोल को हमने दूसरों के फील्ड में रख दिया तो फोर्स टॉर्क सारे फॉर्मूला हम जानते हैं, उनको यूज हम कर लेंगे। दूसरी बात, अगर डायपोल अलोंग द फील्ड है तो वो निश्चित रूप से स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और डायपोल अगर अपोजिट टू फील्ड है तो डेफिनेटली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ऐसा हमें समझ में आ गया। ठीक बात है। अब अगर ये समझ में आ गया तो इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, आओ जरा मेरे साथ। यस, इंपॉर्टेंट करके एक बात मुझे आपसे करनी है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बच्चों किस में आते हैं, इनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अपने पास ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था अभी, ये देखिए डायपोल बैठा हुआ है आपका आराम से, ये रहा माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही बात है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जरा सोचिए, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा तो इक्विलिब्रियम खराब होगा कि रीगेन होगा, रीगेन होगा। सोचिए
अगर मैं इस डाइपोल को हल्का सा, इधर देखिए मित्र, अगर मैं इस डाइपोल को हल्का सा छोटा सा एंगल बना के अगर छोड़ देता हूँ, अगर मैं छोटा सा एंगल बना के छोड़ दूंगा तो क्या होगा, डाइपोल वहीं रहेगा कि वापस आएगा, क्योंकि छोटा सा एंगल बनते ही टोक लगेगा और टोर्क इसको वापस घुमा के लाएगा। जब टोर्क की वजह से यहाँ आएगा तो रुक नहीं पाएगा, थोड़ा नीचे निकल जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा। कहने का मतलब ये डाइपोल लगातार ऐसे ऐसे करेगा, और अगर ये ऐसे ऐसे करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओसिलेशन। तरुण जल्दबाजी नहीं करनी है, एसटीएम नहीं बोला मैंने, क्या बोला है ये, ओसिलेशन करेगा। वेरी गुड, मैंने आपको ओसिलेशन एसटीएम का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया था, ध्यान दो। यस, अगर मैंने डाइपोल को डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ा तो ये क्या करेगा, ओसिलेशन करेगा। और कह दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट इज नेग्लिजिबल, डिस्प्लेसमेंट इज नेग्लिजिबल, तो फिर क्या करेगा, एसटीएम करेगा। यानी मुझे ये कहना है कि if dipole is displaced slightly, slightly वर्ड समझ गए होंगे आप लोग, slightly small, then क्या करता है ये, एसएचएम क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा। और एसएचएम का जो टाइम पीरियड है, एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो अपने काम का है। टाइम पीरियड टी इज 2 पाई रूट आई अपॉन पी। क्या फॉर्मूला है, टी टाइम पीरियड, डाइपोल वहां पे क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, डाइपोल वहां पे डांस कर रहा है, तो हमसे पूछेंगे डांस का टाइम पीरियड बताइए कितना रहेगा। तो अगर डाइपोल डांस कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट आई अपॉन पी, ये डाइपोल के टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा। इसमें सब चीजों को पहचान लें। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी क्या है, अपने डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके इफेक्ट में अपना डाइपोल क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया फॉर्मूला। वेरी गुड, आगे बढ़े। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्लास क्लोज करेंगे। ध्यान दिए, फटाफट से आ जाए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। यस, ध्यान दीजिए प्लीज। ध्यान दे प्लीज। हमसे कहा जा रहा है कि मासलेस रोड, मासलेस रोड, उसकी लेंथ एल है, ठीक है। अब बाकी सब डायग्राम में दिखाऊंगा, जरा सब लोग समझें सीन को। बच्चों ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एक मासलेस रोड को यहाँ पे रखा गया, मासलेस रोड जिसकी लेंथ एल है, उस रोड के दोनों तरफ एक एक पार्टिकल चिपका दिया, माइनस क्यू एम ये पार्टिकल, और यहाँ पे भी एक पार्टिकल चिपका दिया प्लस क्यू और एम, एंड दिस एंगल इज गिवन 5 डिग्री। आराम से समझे, सब समझ में आ जाएगा। हाँ आरिश, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप स्मॉल लेंगे तो वही वही टोक के फॉर्मूला से आ जाएगा। टोक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी थीटा साइन थीटा को, अगर थीटा स्मॉल है तो पी ये लिखेंगे, तो फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टोक क्या होता है अपना, आई अल्फा होता है ना, पी थीटा, याद आ रहा है कुछ, तो ये क्या हो गया, अल्फा इज पी अपॉन आई, तो यहाँ से अपने को ये मिल जाएगा, तो इससे फिर अपन फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको तो फॉर्मूला ही लर्न करना है। आरिश बात समझ में आ गई मेरी, भाई मेरी बात समझ में आ गई है, ये एल, ठीक है। चल, एंगल लिखा है 5 डिग्री, एंगल 5 डिग्री लिखा है, छोटा एंगल है, ठीक है। हाँ अब पूरा क्वेश्चन सुनिए और समझिए प्लीज। एक मासलेस रोड है, उसकी लेंथ एल है, रोड का मास 0 है, ठीक है। उसके दोनों तरफ एक एक पार्टिकल चिपका दिया, इस तरफ पार्टिकल है माइनस क्यू कोमा एम, इस तरफ पार्टिकल है प्लस क्यू कोमा एम, और इसको हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 5 डिग्री एंगल बना के रख दिया। कितना एंगल बना के रख दिया, 5 डिग्री का एंगल बना के इसको यहाँ पे रख दिया। 5 डिग्री एंगल आई थिंक आप समझ गए, स्मॉल एंगल है। बोलिए इस मोमेंट पे मुझे बताएंगे डायपोल पे टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, टॉर्क है या नहीं है, बोलिए डायपोल पे टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, एंगल है ना, डायपोल पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है तो डायपोल वापस आएगा, डायपोल वापस आके वो ऐसे ऐसे करेगा, डायपोल वापस आके ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन भी हो सकता है और एसएचएम भी हो सकता है। और ये एंगल 5 डिग्री है, 5 डिग्री एंगल इज अंडरस्टूड दैट इज स्मॉल एंगल, तो क्या करेगा, ऑसिलेशन कैसे एसएचएम, एसएचएम करेगा। हमें इस एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, हमें एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। चलो शुरू करें, आइए। ये है, हमसे एग्जाम पूछ रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, एसएचएम का टाइम पीरियड पता करना है। चलो कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला है बच्चे, 2 पाई रूट आई अपॉन पी, ये फॉर्मूला है। अब चलो वैल्यू रखते हैं ढंग से, 2 पाई, ध्यान दें सब लोग, आई आई, यस। आप जानते हैं जो रोड होता है, रोड जो है किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एमएल स्क्वायर बाय 12,
ml²/12। लेकिन हम रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेंगे क्योंकि रोड मासलेस है। रोड मासलेस है, ध्यान आ रहा है सब लोगों को? यस, तो ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड तो नहीं लेंगे। पार्टिकुलर क्या होता है? m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो बोलिए यस, पहले पार्टिकुलर क्या आएगा? m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, दूसरे का भी m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा दोनों पार्टिकल का। पता लग रहा है? वेरी गुड। नीचे आइए, p, p यानी क्या है? डायपोल मोमेंट, दैट इज चार्ज इनटू लेंथ। ये डायपोल मोमेंट ई की जगह ई लिख दिए। सुन लिया आपने? वेरी गुड अंजलि। QL हो जाएगा। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया आप लोगों को? रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि रोड मासलेस है। अगर रोड का मास भी होता तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ता। वेरी गुड। तो बस दो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया। ये जो पहला पार्टिकल है, इसकी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? L/2। कितनी डिस्टेंस है? L/2। तो इसका क्या होगा? m इंटू L/2 स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल का भी m इंटू L/2 होल स्क्वायर। वो सब करके आ गया। जब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको मैनेज कर लीजिए, ml²/4 बन रहा है ये, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ऊपर बन जाएगा ml एंड दिस विल बी 2 QE। चेक करें ये आ रहा है क्या आंसर? सब बच्चे चेक करें। 2 पाई रूट ml अपॉन 2 QE, मेरे हिसाब से टाइम पीरियड ये आ रहा है। चेक कर लें फटाफट से। आ गया बच्चों का आंसर? शाबाश। हाँ बेटे श्रेया, मैंने बोला ना अभी, अगर रोड का मास दिया जाता तो हमें उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर लेना पड़ता। तो रोड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? वो होता है ml²/12। मैंने अपनी मर्जी से रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं छोड़ा है, मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि रोड को आपने मासलेस बताया हुआ है। क्या बात समझ में आई है श्रेया मेरी? हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों ये था डायपोल के बारे में। मैं डायपोल के बारे में बातें क्लोज करता हूँ। डायपोल के बारे में चार बात हुई। पहली बात, डायपोल मूवमेंट वो मैनेज करना सीखा। दूसरा, डायपोल अपने आसपास कहाँ कितना माहौल बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिस्कस किया। तीसरा, डायपोल का पोटेंशियल। और चौथा, डायपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सभी तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इट्स ऑल अबाउट डायपोल। ध्यान दें, अपना चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं जो कि मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और अगले लेक्चर में ध्यान दें, अंशु कुमार पूछ रहा है कैन वी यूज 12 हियर। अरे मेरे भाई तू बता, इसमें 12 कहां पर है? इसमें डायपोल की लेंथ तो L है ना। क्या कुछ भी पूछोगे बे? इसमें डायपोल की लेंथ L है, 12 होती तो 12 ले लेते हैं। और L है तो L ही लेना पड़ेगा ना यार। बिल्कुल ब्लैंक चल रहे होगे भाई। अंशु क्या प्रॉब्लम है बेटे? फॉर डाइपोल, अरे क्वेश्चन में L दिया है तो L लेना पड़ेगा ना यार। 12 कैसे लेगा? तेरे घर की खेती है क्या? कुछ भी लिख देगा क्या? 12 होता तो 12 लेते हैं, और L है तो L लेना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, एकदम बिल्कुल क्या खाली चल रहा है एकदम। चले, तो मैं कह रहा था डायपोल खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में पहले तो मैं वो दो तीन छोटे टॉपिक खत्म करूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगले लेक्चर में आप ऐसा करना, आप जो है ना आपने मॉड्यूल सोल्व कर लिया होगा। मॉड्यूल के सॉल्यूशन मैंने वहां पे दिए हुए हैं ऊपर, वहां पे हैंडआउट्स में मिल गए होंगे आपको ड्राइव पे। उसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप वो भी मेरे से डिस्कस कर लेंगे, मैं पूछ लूंगा आप लोगों से। तो वो भी जो भी होगा डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। मैं अपलोड कर रहा हूँ ये। नहीं, अभी मैग्नेटिज्म का नहीं मतलब बोला मुझे, जो भी होगा देखेंगे, है ना। डायपोल समझ में आया आप लोगों को? डायपोल समझ में आया क्या? यस और नो करिए। पक्का समझ में आ गया ना? आ रहा हूँ सुबह जल्दी आजकल। हाँ, आज की तारीख है 15 है। 15 है ना आज डेट? है 15 दिसंबर है ना आज। हाँ ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। खुश रहें, मस्त रहें।
हाँ, मैंने वो फाइल अपलोड कर दी है। शेखर, मैग्नेटिज्म आप पढ़ाएंगे क्या? अभी नहीं पता है, अभी ऊपर से जो आदेश है वो नहीं आए मेरे पास, है ना? ठीक है, ऊपर से जो भी ऑर्डर्स आएंगे या तो मैं पढ़ाऊंगा या कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास खत्म। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।